नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए इसको, और अगर आप पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे हमारी धमाकेदार क्लास। आज बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपकी बहुत मदद करेंगे, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए और हम वेट कर लेते हैं, एक बार स्टूडेंट हमसे जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चे बहुत कम हैं लेकिन सभी को प्यार भरा नमस्कार। शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। देखिए, शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना, क्योंकि बच्चे अभी तक जुड़े ही नहीं हैं। बच्चे जुड़े नहीं हैं, बहुत कम हैं, जुड़े नहीं हैं। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, अगर बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो मैं थोड़े लंबे समय तक क्लास ले पाऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीनगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का जिसने जवाब दिया है लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है। लखनऊ के अंदर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है। लखनऊ में है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शायद ये सवाल मैंने कल आपको करवा दिया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, ओकरा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओकरा में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ओकरा किसे कहते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ओकरा किसको बोला जाता है। ओकरा बोला जाता है भिंडी को। किसको बोला जाता है। भिंडी को बोला जाता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है आपसे, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 88%, दूसरा है 130%, सॉरी, ऑप्शन नंबर पहला है आपके पास में 88 यानी कि 88 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर दूसरा है 130 गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर चौथा है 47 गुणसूत्र और ऑप्शन नंबर आपके पास में तीसरा 47 और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 14 गुणसूत्र। ओकरा यानी कि भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। स्टूडेंट बहुत कम हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं। मैं रोजाना देख रहा हूँ 10 12 15 स्टूडेंट भी नहीं आ पा रहे। थोड़ा इसको शेयर करो ज़्यादा प्लीज़। आप शेयर करोगे तभी तो बच्चे आएंगे। ओकरा में गुणसूत्रों की संख्या ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 130। ओकरा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ओकरा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 130। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 यानी कि 14। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 14 यानी कि 14 होती है। ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बता देता हूँ मैं आपको। और इसके अलावा जो होता है जो ओडियम वल्गैर, उसके अंदर भी गुणसूत्र संख्या 14 होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, इजिप्शियन क्लोवर किसे बोला जाता है, या इजिप्शियन क्लोवर किस फसल को बोला जाता है। इजिप्शियन क्लोवर किसको बोला जाता है, जवाब देना है आपको। इजिप्शियन क्लोवर किसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बरसीम, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास में रिजका, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपके पास में अलसी और ऑप्शन नंबर चौथा है आपके पास में कपास। जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इजिप्शियन क्लोवर किस फसल को बोला जाता है। इजिप्शियन क्लोवर किस फसल को बोला जाता है। ए, बी, सी या डी। इजिप्शियन क्लोवर किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, किसे बोला जाता है इजिप्शियन क्लोवर। जवाब देना है आपको। इजिप्शियन क्लोवर किसे बोला जाता है, ए, बी, सी या डी।
देखिए इजिप्शियन क्लोवर का जिसने जवाब दिया है, इजिप्शियन क्लोवर का बरसीम बिल्कुल सही जवाब है। इजिप्शियन क्लोवर किसे बोला जाता है? बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा रिचका को क्या बोला जाता है? रिचका का भी बता देता हूँ मैं। रिचका को बोला जाता है अल्फा। क्या बोला जाता है? अल्फा इसको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। इसके अलावा इसको लूसर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लूसर्न के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो आपसे पूछ ले अल्फा या लूसर्न किसको बोला जाता है, तो रिच का जवाब देना है। अगर आपसे पूछता है इजिप्शियन क्लोवर तो आपको जवाब देना है बरसीम। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोजाना देखने के लिए प्लीज़ इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका एक दूसरा चैनल और है उसका नाम है एग्री सुपरवाइजर 2021। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती है। ठीक है, तो उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आ गई बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है? गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में CRI स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 है शीर्ष जड़ फुटान, ऑप्शन नंबर 3 है 21 दिन बाद, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास में उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या है? क्रांतिक अवस्था का मतलब सिंचाई क्रांतिक अवस्था से है, जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, जिसको क्रिटिकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रिटिकल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। जवाब दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर A, B, C या D। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है A, B, C या D। क्या होगा इसका आंसर? गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या होगी? देखिए बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है CRI स्टेज, कुछ बच्चों ने दिया है शीर्ष जड़ फुटान, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे होगा? क्योंकि देखिए जो CRI स्टेज होती है वो कितने दिनों पर आती है? CRI स्टेज आती है 21 दिनों पर। ठीक है, और CRI को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? शीर्ष जड़ फुटान के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों की जो तीनों नाम है, ये तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखना, ये तीनों नाम एक ही है। तो अब आपसे पूछ ले तो आपको सीधा सिंपल जवाब देना है। अगर आपके पास में ऑप्शन तीनों ही हैं तो उपरोक्त सभी का जवाब देना है। अगर आपके पास में अलग अलग ऑप्शन हैं दैट मीन्स आपको CRI चूज करना है या शीर्ष जड़ फुटान या 21 दिन, तीनों में से एक है उसको चूज करना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी CRI स्टेज या पहली क्रांतिक अवस्था, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने का श्रेय जाता है भारद्वाज नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसकी खोज की थी। आ गई बात समझने? भारद्वाज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी या इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था या इसको समझाया था। आ गई बात समझ में? तो पूछ ले कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था की खोज करने का श्रेय या इसको समझाने या इसको डिस्क्राइब करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारद्वाज नामक साइंटिस्ट को जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, थोड़ा सा समझना है आपको क्वेश्चन। अब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस अब आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास में बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास में लखनऊ, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास में वाराणसी। जवाब देना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। अपना आंसर टाइप करिए। सिर्फ आपको जवाब देना है A, B, C या D। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ऑप्शन नंबर A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा, इतना ही लिखो। पूरा ऑप्शन आप लोग, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आंसर टाइप करते हैं, तो इतना नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है A, B, C या D। क्लियर है? देखिए इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है। जिन्होंने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? श्रीनगर हो जाएगा। देखिए टेम्परेट जो शीतोष्ण बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। अब देखिए ये बागवानी से रिलेटेड 3-4 संस्थान है, ये बार बार आपको कन्फ्यूज करते हैं, तो थोड़ा समझ लो ताकि आपकी कन्फ्यूजन है जो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। अब देखो समझना कैसे है। अगर आपसे पूछता है वो कि शीतोष्ण बागवानी, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब होता है ठंडा, या शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? ठंडे क्षेत्र में। तो ठंडा क्षेत्र कौन सा हो गया? ठंडा क्षेत्र हो गया आपका श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर वाली बात हो रही है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? तो शीतोष्ण का ध्यान रखना, श्रीनगर। क्लियर है? फिर आपसे अगर वो पूछ ले
कि शुष्क क्षेत्र, अगर वो आपसे पूछ ले कि शुष्क क्षेत्र बागवानी, शीतोष्ण नहीं है, शीतोष्ण की जगह अगर वो आप शीतोष्ण नहीं है और वहाँ पर वो आपको क्या लिख के देता है, वो आपको लिख के देता है शुष्क क्षेत्र। क्या लिख के देता है? शुष्क क्षेत्र लिख के देता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब देखिए इनमें से आपको बताना है कि शुष्क कहाँ है। श्रीनगर में शुष्क है, बीकानेर में शुष्क है, लखनऊ में या वाराणसी में। तो बीकानेर जो एरिया वो क्या है? शुष्क है। तो शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी संस्थान कहाँ पर है? शुष्क क्षेत्र बागवानी संस्थान आपका बीकानेर के अंदर है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? फिर उसके बाद में देखिए एक और दिया हुआ है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछता है, जो मैंने पहला ही सवाल आज आपको सॉल्व करवाया था कि उपोष्ण, उपोष्ण अगर पूछता है तो उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के अंदर है। और ये संस्थान जो था ये पहले केंद्रीय आम स्टेशन था। क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन। आम अनुसंधान स्टेशन था, आम अनुसंधान स्टेशन था पहले ये, लेकिन इसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया। अगर आपसे पूछता है कि केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन कहाँ है, फिर भी आपको जवाब क्या देना है? लखनऊ ही देना है। अगर आपको उपोष्ण पूछता है तो भी आपको जवाब क्या देना है? लखनऊ ही देना है। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पर। अब देखिए एक और जवाब है, एक और सवाल है थोड़ा, वाराणसी के अंदर क्या है? तो वाराणसी के अंदर क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान। क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के अंदर है। और यहाँ से जितनी भी किस्में निकलती हैं उन सभी किस्मों के आगे क्या लगा होता है? उन सभी किस्मों के आगे काशी लगा होता है, क्योंकि काशी किसका नाम है? वाराणसी का पुराना नाम काशी है, इसीलिए वहाँ पर से जितनी भी किस्में निकलती हैं उन सभी किस्मों के आगे काशी लगा होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ही अमेजिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप थोड़ा अपना, मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना सहयोग दिखाएंगे तो हो सकता है कि मुझे और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए एप्रिसिएशन मिले, मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले। तो इसलिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और क्लास जब खत्म हो तो अपनी राय जरूर देके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यहाँ पर नहीं करना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है बेटा, कमेंट में कमेंट करके बताना है क्लास खत्म होने के बाद में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय कहाँ खुला था? राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय कहाँ खुला था? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास में बीकानेर, 3 है आपके पास में जोबनेर, और 4 है आपके पास में कोटा। जवाब देना है, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही, कृषि महाविद्यालय की बात हो रही है, ध्यान रखना, कृषि महाविद्यालय की बात हो रही है। राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय कहाँ खुला था? उदयपुर में, बीकानेर में, जोबनेर में या फिर कोटा में? A, B, C, D क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय। कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका फंडा क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी सारे के सारे फंडे क्लियर कर दूंगा। देखिए समझिए, पहले इस चीज़ को समझना है आपको कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं या इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, सबसे पहला जो कृषि महाविद्यालय खुला था वो कहाँ पर खुला था? जोबनेर के अंदर। कहाँ पर खुला था? जोबनेर के अंदर खुला था। अब इस चीज़ को आपको समझना है, थोड़ा इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय, हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय। ठीक है, प्रथम कृषि महाविद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ पर खुला था? जोबनेर में खुला था, बिल्कुल क्लियर है। और कब खुला था? 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके आसपास, लगभग भारत आज़ाद हुआ था उसके आसपास 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। आ गई बात समझ में? सबसे पहले जोबनेर में खुला था, ध्यान रखना, और कृषि महाविद्यालय की बात हो रही है अभी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है हर बार, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो बात क्या है? नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो भारत की अगर सबसे पहली पूछता है तो भारत की सबसे पहली क्या है? GBPUAT है, आपको पता है GBPUAT। ठीक है,
ये कहाँ पर थी? 1960 में खुली थी पंतनगर में। कहाँ पर खुली थी? पंतनगर में खुली थी। आप लोगों को पता होगा। अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान की, कि आपको राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछता है तो वो कौन सी थी? MLSU। ये कहाँ पर है? MLSU कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है। अब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर तो नहीं थी, लेकिन ये भारत की ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता था, जहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता था। और ये बात है 1962 की। आ गई बात समझ में? कब चलता था? 1962 में। क्लियर है? फिर उसके बाद में अगर पूछ ले आपसे कि RCA कॉलेज जो है, RCA कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? RCA कॉलेज कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो RCA कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। आ गई बात समझ में? 1955 में राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर की स्थापना हुई थी। आ गई बात समझ में? ये राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर के अंदर था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? तो राजस्थान के अंदर अभी कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? टोटल अभी राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय। कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे है आपका MPUAT। MPUAT कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। MPUAT उदयपुर के अंदर है। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है? दूसरा है कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोटा AG यूनिवर्सिटी। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा है? फिर उसके बाद में तीसरा है बीकानेर में। बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में है आपका SKRAU। ठीक है, SKRAU। SKRAU के बाद में कौन सा है? फिर उसके बाद में SKRAU के बाद में है SKNAU। ठीक है, फिर SKRAU का मतलब है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। SKNAU का मतलब है श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। आ गई बात समझ में? फिर इसके बाद में जोधपुर के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सवाल ऐसे ही आएंगे, बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। आ गई बात समझ में? आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष को बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, 2015, 2011, 2012। जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसे बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसे बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है वो 2016। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसको बोला गया है? 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है। 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है, ध्यान रखना। 2015 क्या है? 2015 क्या है? 2015 आपका है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए और क्या पूछ सकता है? 2011 में क्या है? 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 में, 2011 का जो वर्ष था उसको अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष बोला गया है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट 2021 क्या होगा? आधे लोग तो बच्चे जो है वो कहेंगे 2021 सर ये तो कोरोना वर्ष होगा। अरे कोरोना वर्ष नहीं होगा नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे बच्चों, 2021 का जो वर्ष है वो कोरोना वर्ष नहीं है। 2021 का वर्ष जो है वो है आपका फल व सब्जी वर्ष। क्या है? फल व सब्जी वर्ष, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी वर्ष, दैट मीन्स 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी वर्ष बोला गया है या उसको डिक्लेयर किया गया है। 2021 को कोरोना वर्ष मत कर देना बेटा, कोरोना वर्ष नहीं करना है। ठीक है, कोरोना वर्ष नहीं करना है। कोरोना जल्दी से चले जाए तो अपन ऑफलाइन भी मिले, क्लासेस लें, लेकिन अब कोरोना है तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? प्रश्न समझ में आ गया ये? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी किस्म धान की है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी किस्म धान की है। जवाब देना है आपको कौन सी किस्म धान की है, बताइए जल्दी से कौन सी किस्म धान की है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास में CR 310, सी है आपके पास में CHS फर्स्ट और डी है आपके पास में H4। निम्न में से कौन सी धान की किस्म है?
कौन सी धान की किस्म है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कौन सी किस्म धान की है, कौन सी किस्म धान की है, बताइए जल्दी से कौन सी किस्म धान की है। देखिए कुछ बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है CR 310 या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। CR 310 या ऑप्शन नंबर बी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी किस्म धान की है, तो आपको जवाब देना है CR 310। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए CR 310 की एक तो विशेषता क्या है। CR 310 की विशेषता है कि इसमें अभी तक का सर्वाधिक 11% क्या पाया जाता है, अभी तक का सर्वाधिक 11% प्रोटीन। यानी अगर आपसे पूछता है कि धान की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो CR 310 जो किस्म है उसमें सर्वाधिक 11% प्रोटीन पाया जाता है। आ गई बात समझ में। ये पूरे विश्व की पहली ऐसी किस्म है धान की जिसमें 11% प्रोटीन पाया जा रहा है। आगे बात समझ में, पूछा जा सकता है प्रश्न। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता देता हूं। H4 पूछता है तो H4 पहली संकर किस्म है, किसकी संकर किस्म है, कपास की है। CHS फर्स्ट पूछता है तो पहली संकर किस्म किसकी है, ज्वार की है। और त्रिवेणी संकर किस्म तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछ ले कि त्रिवेणी किसकी किस्म है, तो त्रिवेणी किस्म किसकी है, अलसी की है। किसकी है, अलसी की है। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है लेकिन पीछे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है खेती नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। खेती नामक एक पत्रिका है या एक किताब होती है जो प्रकाशित की जाती है अपने कृषि संस्थान के द्वारा। तो ICAR के द्वारा की जाती है, IARI के द्वारा की जाती है, IIHR के द्वारा की जाती है या CIAH के द्वारा की जाती है। जवाब देना है आपको, खेती नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन A, B, C या D, क्या होगा इसका आंसर। खेती नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, ICAR, IARI, IIHR या CIAH, क्या होगा इसका आंसर। खेती नामक पत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बहुत कम हैं आज, बच्चे बहुत कम हैं। प्लीज़ आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है इसको शेयर करते रहें, शेयर करते रहें इसको। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। वहां आप आके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। तो बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे अगर नहीं आएंगे तो फिर हो सकता है कि ये लाइव टेस्ट सीरीज बंद भी मुझे करनी पड़ जाए, क्योंकि जब बच्चों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, बच्चे आ ही नहीं रहे, तो फिर पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, जिसने इसका आंसर दिया है खेती का, ICAR बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है ICAR से। कहाँ से होती है, ICAR से प्रकाशित होती है, ध्यान रखना। अब इसकी कुछ और विशेषताएं बता देता हूँ मैं। ये जो पत्रिका है, ये पत्रिका क्या है, मासिक है। मासिक का मतलब क्या है, हर माह हमें प्रकाशित होती है, मतलब प्रत्येक माह हमें प्रकाशित होती है। आ गई बात समझ में। अब इसके अलावा एक दो किताबें और हैं जो प्रकाशित होती हैं और बहुत फेमस है, ठीक है। एक है फल फूल, किताब का नाम है फल और फूल, ठीक है। ये भी कहाँ से प्रकाशित होती है, ICAR के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित होती है, ICAR के द्वारा प्रकाशित होती है। लेकिन ये द्विमासिक है। क्या है, द्विमासिक है। द्विमासिक का मतलब 2 महीने में एक बार, द्विमासिक का मतलब क्या है, 2 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। आगे बात समझ में, 2 महीने में एक बार प्रकाशित होती है, ये द्विमासिक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब ये कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है कि किस भाषा में होती है। तो ये जो खेती और फल फूल है, ये दोनों ही हिंदी में होती है। किस में होती है, हिंदी भाषा में होती है, ध्यान रखना, हिंदी भाषा में होती है। लेकिन जो खेती नामक पत्रिका है वो मासिक है, और जो फल फूल नामक पत्रिका है वो द्विमासिक है। और दोनों की दोनों कहाँ से प्रकाशित होती है, ICAR से प्रकाशित होती है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता देता हूँ, IARI की स्थापना हुई थी 1905 में और ICAR की स्थापना हुई थी 1929 में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और IIHR बेंगलोर के अंदर है, पहले ही बता देता हूँ, IIHR बेंगलोर के अंदर है। और CIAH अभी मैंने पीछे सॉल्व करवाया था आपको। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान संस्थान, अभी कराया था। बे से उसका नाम स्टार्ट होता है, बी से बीकानेर, बीकानेरी नमकीन भुजिया रसगुल्ले नमकीन भुजिया का नाम लेती तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब सही आंसर मांगता हूँ तब आप नहीं दे पाते हो। तो थोड़ा अपनी तैयारी को मजबूत करो। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रूट क्रैकिंग विकार किस तत्व की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रूट
फ्रूट क्रैकिंग विकार किस तत्व की कमी से होता है? फ्रूट क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? फल का फटना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बोरोन, दूसरा है जिंक, तीसरा है कॉपर, चौथा है मोलिब्डेनम। जवाब देना है बोरोन, जिंक, कॉपर या मोलिब्डेनम। फ्रूट क्रैकिंग विकार किस तत्व की कमी से होता है? फ्रूट क्रैकिंग विकार किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन, जिंक, कॉपर या मोलिब्डेनम। बोरोन, जिंक, कॉपर या मोलिब्डेनम। क्या होगा इसका आंसर? फ्रूट क्रैकिंग विकार। देखिए फ्रूट क्रैकिंग विकार का आंसर क्या होगा? फ्रूट क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? फल का फटना। तो फल का फटने की जो समस्या पैदा होती है वो किससे होती है? बोरोन से होती है। किससे होती है? बोरोन के द्वारा होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रूट क्रैकिंग का मतलब क्या है? फ्रूट क्रैकिंग का मतलब ये फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या है वो किससे होती है? बोरोन के द्वारा होता है। आज बाई मिस्टेक जितने भी आंसर हैं उन सब के क्या हो गया है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं हुई है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो ए ही सेट हो गए हैं, ए लग गए हैं, कोई बी सी डी नहीं हुआ, ए लग गए हैं, मतलब अधिकतर ए लग गए हैं, सारे के सारे नहीं है, तो ध्यान रखना थोड़ा। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन ए हो या बी हो, राइट आंसर तो राइट आंसर ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरोन, यानी कि जो फल का फटना या फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या होती है वो किसके द्वारा होती है? बोरोन के द्वारा होता है, बोरोन की कमी के द्वारा होती है। आगे बात समझ में। मोस्टली ये किसके अंदर होती है? फल का फटना वाली समस्या किसके अंदर होती है? एक होती है बहुत ज़्यादा टमाटर के अंदर। किसके अंदर होती है? टमाटर के अंदर होती है। और एक होती है अनार के अंदर। आगे बात समझ में। एक होती है टमाटर के अंदर, एक होती है अनार के अंदर। इन दोनों के अंदर ही फलों के फटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए इसके अलावा और बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है जिंक। जिंक से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, जिंक या जस्ता, कि धान का जो खेरा रोग होता है, धान यानी कि धान, यहाँ पर चावल की बात हो रही, धान का खेरा रोग जो होता है वो खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। आगे बात समझ में। एक कॉपर से भी एक कमी, कॉपर की कमी से भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक विकार होता है जिसको बोलते हैं डाईबेक। क्या बोला जाता है? डाईबेक बोला जाता है। डाईबेक का मतलब उल्टा सूखा, डाई का मतलब सूखना, बेक का मतलब उल्टा, तो उल्टा सूखा रोग ये डाईबेक किस में होता है? ये नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू के अंदर होता है और कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक और होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या करता है? मोलिब्डेनम जो होता है उसकी कमी से क्या होता है? लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट का मतलब पत्ती धब्बा। लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा भी इसको बोला जाता है। ये किसके अंदर होता है? ये भी नींबू के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? नींबू के अंदर होता है। पूछ ले नींबू के अंदर लीफ स्पॉट किससे होता है? तो नींबू के अंदर लीफ स्पॉट जो होता है वो लीफ स्पॉट मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अब आप लोगों को जवाब देना है कि मोलिब्डेनम को किस तत्व की श्रेणी में रखा गया है, यानी किस प्रकार का पोषक तत्व है। मोलिब्डेनम किस प्रकार का पोषक तत्व है? जवाब देना है आपको, मोलिब्डेनम किस प्रकार का पोषक तत्व है। देखिए मैं बता देता हूँ, मोलिब्डेनम को अति सूक्ष्म पोषक तत्व किसका दर्जा दिया गया है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व का दर्जा दिया गया है। आगे बात समझ में। इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये सिर्फ सिंगल इकलौता ऐसा है जिसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है पौधों को इस पोषक तत्व की। आगे बात समझ में। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा कि बूंद बूंद सिंचाई का विकास किसने किया? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसका विकास किसने किया? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आपके पास में जेथ्रो टुल, ऑप्शन नंबर दूसरा है सिमका ब्लाश, तीसरा नंबर है डॉक्टर गौतम और चौथा है भारद्वाज। जवाब देना है आपको बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेथ्रो टुल, ऑप्शन नंबर दूसरा है सिमका ब्लाश, तीसरा है डॉक्टर गौतम और चौथा है भारद्वाज। क्या होगा इसका राइट आंसर? बूंद बूंद सिंचाई का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका आंसर? बूंद बूंद सिंचाई का विकास किसने किया? जेथ्रो टुल, सिमका ब्लाश, डॉक्टर गौतम, भारद्वाज। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है बच्चों को, लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है सिमका ब्लाश, बिल्कुल सही जवाब है। सिमका ब्लाश जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सिमका ब्लाश थे उन्होंने इसका विकास कहाँ पर किया था? इजराइल देश में किया था। कहाँ पर किया था? इजराइल देश में इसका विकास किया था। आगे बात समझ में। इससे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जेट हो, ICR हो, BHU, PAT हो, MPPAT हो, UP के टेट हो, चाहे एग्रीकल्चर का, कृषि का कोई सा भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस क्लास में सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। उससे पहले देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं अपन। देखिए जेथरो टूल, जेथरो टूल को क्या बोला जाता है, एक जेथरो टूल एक जेथरो टूल है, जेथरो टूल को क्या बोला जाता है, ये फादर ऑफ वीड साइंस है। क्या है, फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है इसको। आगे बात समझ में, फादर ऑफ वीड साइंस या खरपतवार विज्ञान के जनक। डॉक्टर गौतम क्या है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बाजरे की नर्सरी, बाजरे के अंदर जो नर्सरी पद्धति का विकास किया था, नर्सरी पद्धति का विकास किया था, वो किसने किया था, वो किया था डॉक्टर गौतम ने। और भारद्वाज ने क्या किया था, CRI स्टेज की खोज की थी। CRI स्टेज किसमें होती है, गेहूं के अंदर होती है CRI स्टेज, उसकी खोज किसने की थी, भारद्वाज ने की थी। आगे बात समझ में। चलिए अब करते हैं अपन इसका पोस्टमार्टम बूंद बूंद सिंचाई विधि का। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें सॉल्व करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि कम पानी व रेगिस्तान हेतु सर्वोत्तम है। क्या है, कम पानी व रेगिस्तान हेतु ये क्या मानी गई है, ये सर्वोत्तम मानी गई है। आगे बात समझ में, कम पानी व रेगिस्तान हेतु ये सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, विकास किसने किया, इसका विकास किया था सीमका ब्लास नामक वैज्ञानिक ने। सीमका ब्लास नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले इसका क्या किया था, इसका विकास किया था। आगे बात समझ में, सीमका ब्लास ने। अब देखिए स्थान पूछ ले तो स्थान कहाँ पर है, स्थान है इसका, स्थान कहाँ पर है, इसका स्थान है इजराइल। कहाँ पर किया था, इजराइल देश के अंदर किया था। कहाँ पर किया था, इजराइल देश के अंदर किया था। और कब किया था, 1964 में, 1964 में किया था। कब किया था, 1964 में किया था। अब इसके कभी कभी अन्य नाम भी पूछ लिए जाते, तो अन्य नाम क्या क्या है, देखिए एक तो है ट्रिकल विधि, इसको ट्रिकल विधि के नाम से जाना जाता है। एक इसको माइक्रो इरिगेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रो इरिगेशन भी बोला जाता है। और इसको टपका विधि भी बोलते हैं। टपका विधि इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बूंद 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 करके ये क्या करता है, बूंद बूंद करके जड़ क्षेत्र के पास में पानी गिरता है, इसीलिए इसको बूंद बूंद विधि या टपका विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इस पूरे इन क्वेश्चंस में से जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस क्या हैं, एक तो पूछा गया है कि किस देश ने किया, एक पूछा गया है कि किसने किया। आगे बात समझ में। और एक नया क्वेश्चन क्या है कि ट्रिकल विधि किस विधि को कहते हैं, तो ट्रिकल विधि ध्यान रखना इजराइल से ब्लास्ट ने की थी और बूंद बूंद सिंचाई विधि को ही कहते हैं। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि पाइप का दबाव कितना होता है। तो देखिए पाइप का दबाव कितना होता है, पाइप के अंदर जो दबाव होता है वो होता है 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पाइप के अंदर दबाव होता है। आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, पीछे एग्जाम्स में ये पूछे गए। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि जल का प्रवाह कितना होता है, तो जल का प्रवाह देखिए कितना होता है, जल का प्रवाह आपका होता है 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। 1 से 4 लीटर प्रति घंटे जो जल होता है वो निकल जाता है। 1 से 4 लीटर प्रति घंटा कहाँ से निकलता है, देखिए अब देखिए जो ई-मीटर का जो पाइप होता है, किसका पाइप होता है, जो बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो पाइप होता है उस पाइप में ऐसा एक यंत्र लगा होता है जिसको बोलते हैं ई-मीटर। वहाँ से बूंद 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 करके 1 से 4 लीटर पानी निकल जाता है 1 घंटे में। तो ये ई-मीटर की बात कर रहा है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ई-मीटर से पानी कितना निकलता है 1 घंटे में। तो ध्यान रखना 1 से 4 लीटर पानी निकल जाता है। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में वो आपसे पूछ सकता है कि जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। तो जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, 90 से 95%। कितनी होती है जल उपयोग दक्षता, 90 से 95% जल उपयोग दक्षता होती है। और कितना पानी बचाया जा सकता है, तो 50 से 70%। कितना बचाया जा सकता है, 50 से 70% पानी की बचत की जा सकती है। आगे बात समझ में, 50 से 70% पानी की बचत की जा सकती है। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझोगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और रोजाना शाम को हमारे चैनल पर शाम 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लवणीय मृदाओं हेतु। अगर आपसे पूछ ले कि किन मृदाओं के लिए उपयुक्त है, तो लवणीय मृदाओं हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। किस मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है, लवणीय मृदाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। लवणीय मृदाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। फिर उसके बाद में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा
जो सिंचाई की ये विधि अपनाई जाती है वो कहाँ पर अपनाई जाती है, तो कहाँ पर अपनाई जाती है, सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर अपनाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। आ गई बात समझ में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अपनाते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए तो एक होता है मेन लाइन, फिर मेन लाइन के टुकड़े करके सब लाइन, फिर सब लाइन के अंदर लेटरल, और फिर लेटरल से ई मीटर। ई मीटर क्या होता है, देखिए ई मीटर पूछा जाता है बार बार कि जो बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है उसमें पानी का निकास कहाँ से होता है, तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में जो पानी का निकास होता है वो इस ई मीटर के द्वारा ही होता है। ठीक है, ई मीटर क्या होता है, देखिए जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर एक ऐसा गोल लगा होता है। ठीक है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है, मैंने बनाने के लिए आपको बड़ा बनाया है। इसके ऊपर क्या होता है, कैसे छेद होता है और उस छेद से बूंद बूंद करके पानी बाहर निकलता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ई मीटर कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये बूंद बूंद सिंचाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और रोजाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू नहीं, अभी आगे और क्लास चलेगी, आई एम सॉरी। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है हमारा बाजरे में नर्सरी तकनीक, क्योंकि मैं ये सवाल आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। बाजरे में नर्सरी तकनीक का विकास किसने किया था, बाजरे में नर्सरी तकनीक का विकास किसने किया था बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जेथरो टुल, ऑप्शन नंबर दूसरा है ओरनोन, तीसरा है डॉक्टर गौतम, और चौथा है भारद्वाज। बताइए जल्दी से, बाजरे में नर्सरी तकनीक का विकास, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि बाजरे को नर्सरी तकनीक के द्वारा भी उगाया जा सकता है, लेकिन बाजरे को नर्सरी तकनीक के द्वारा भी उगाया जाता है, और आपको इसका बताना है कि इसकी नर्सरी तकनीक का विकास किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम हैं। बच्चों थोड़ी सी अपनी कृपा दिखाओ, उसको शेयर क्यों नहीं करते हो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स करते हो यूज़, तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा शेयर करो। बच्चे थोड़े ज़्यादा आएंगे तब भी तो मुझे पढ़ाने का मज़ा आएगा। बच्चे बहुत कम है, आपके सब कमेंट के जवाब दूंगा मैं, सारे कमेंट के जवाब दूंगा मैं। आप के कमेंट्स देखता हूं मैं कि सर ये नहीं, आप इस हमारा नाम लो, हमारा नाम लो। नाम लेने से कुछ नहीं होता बेटा, आप सिर्फ यहाँ पर स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। तो बाजरे में नर्सरी तकनीक का विकास किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौतम। जो डॉक्टर गौतम थे उन्होंने नर्सरी तकनीक का विकास किया था। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जेथरो टुल ने क्या किया था, फिर मैंने ये भी बताया कि आर्नोन क्या है, आर्नोन का नहीं बताया। आर्नोन ने क्या दिया था, पोषक तत्वों का सिद्धांत। क्या दिया था, पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, आर्नोन ने दिया था। इसके अनुसार कितने पोषक तत्व सही माने गए हैं, 17 पोषक तत्व। पहले इन्होंने 16 बताए, फिर उसके बाद में इन्होंने निकल पोषक तत्व को जोड़ दिया कि जिसकी आवश्यकता होती है धान को आवश्यकता होती है, और टोटल कितने हो गए, 17 पोषक तत्व हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में भारद्वाज का मैंने बताया कि भारद्वाज जो थे उन्होंने CRI स्टेज, कौन सी स्टेज, CRI स्टेज के बारे में उन्होंने बताया था। CRI स्टेज किसमें होती है, गेहूँ के अंदर होती है। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पीएफ का विकास या खोज किसने की। पीएफ एक वैल्यू होती है, उसके बारे में बताना है आप। पीएफ एक वैल्यू होती है, उसका विकास या उसकी खोज किसने की। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में स्कोफील्ड, दूसरा है ओरनोन, तीसरा है डॉक्टर गौतम, चौथा है सोरेनसन। जवाब देना है आपको, स्कोफील्ड, ओरनोन, डॉक्टर गौतम या सोरेनसन। पीएफ वैल्यू की खोज किसने की थी, या पीएफ वैल्यू जो है वो उसका विकास या खोज करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, राइट आंसर जवाब देना है आपको। राइट आंसर क्या होगा इसका, पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू के बारे में बताना है आपको। पीएफ वैल्यू देखिए, पीएफ वैल्यू का जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर, पीएफ का विकास या खोज। देखिए पीएफ का विकास या खोज की अगर बात करें तो पीएफ का विकास या खोज जो श्रेय जाता है, वो श्रेय किसको जाता है, वो श्रेय जाता है स्कोफील्ड को। किसको जाता है, स्कोफील्ड को जाता है। और जो सोरेनसन इसका जवाब दे रहे हैं, वो सोरेनसन इसका जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा स्कोफील्ड। ध्यान रखना, पीएफ की बात हो रही है यहाँ पर, पीएफ की बात हो रही है, पीएच की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पीएच, दैट मीन्स पीएच का आंसर क्या हो जाएगा, पीएच का आंसर हो जाएगा सोरेनसन, ठीक है। अगर पीएफ पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, स्कोफील्ड हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया था, पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया था। और डॉक्टर गौतम ने क्या किया था, डॉक्टर गौतम ने किया था बाजरे में नर्सरी की खोज। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यही याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है। बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है।
ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 7 ग्राम, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1 से 2 ग्राम, तीसरा है 3 से 5 ग्राम और चौथा है 25 ग्राम। जवाब दीजिए बाजरे का टेस्ट वेट, बाजरे का टेस्ट वेट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बाजरे का टेस्ट वेट कितना होता है? बाजरे का टेस्ट वेट बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 5 से 7 ग्राम, 1 से 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम या 25 ग्राम। बाजरे का टेस्ट वेट, बाजरे का टेस्ट वेट जवाब देना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया है। जवाब दीजिए बाजरे का टेस्ट वेट, बाजरे का टेस्ट वेट। देखिए बाजरे का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 5 से 7 ग्राम। क्या होता है? 5 से 7 ग्राम बाजरे का टेस्ट वेट होता है। आ गई बात समझ में? अब देखिए दूसरे टेस्ट वेट भी आपको समझ लेने हैं। 1 से 2 ग्राम जो टेस्ट वेट होता है वो किसका होता है? गेहूं-सा का होता है। किसका होता है? गेहूं-सा का होता है। पहले मैं बता चुका हूँ गेहूं-सा के बारे में। आ गई बात समझ में? गेहूं-सा को फेलेरिस माइनर भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 से 5 ग्राम जो टेस्ट वेट होता है वो किसका होता है? वो होता है सरसों का। किसका होता है? सरसों का होता है। अगली बात समझ में, 3 से 5 ग्राम टेस्ट वेट सरसों का होता है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि 25 ग्राम, या कभी पूछ ले आपको कि जो खरबूजा होता है, जो खरबूजा होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो खरबूजा का टेस्ट वेट कितना होगा? 25 ग्राम होगा। आ गई बात समझ में? खरबूजा का टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है। क्लियर है? बाजरे का टेस्ट वेट बता दिया मैंने। बाजरे का टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम, फिर 1 से 2 ग्राम फेलेरिस माइनर या गेहूंसा का, फिर 3 से 5 ग्राम सरसों का और फिर 25 ग्राम होता है आपके खरबूजे का, ठीक है। अब टेस्ट वेट और श्रिंड इंडेक्स जिसको नहीं पता है देख लीजिए। टेस्ट वेट को बोलते हैं अपन, टेस्ट वेट को अपन बोलते हैं परीक्षण भार। क्या बोलते हैं? परीक्षण भार बोला जाता है इसको। और परीक्षण भार कितने दानों का लिया जाता है? परीक्षण भार लिया जाता है 1000 दानों का। 1000 दानों के भार को परीक्षण भार या टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? फिर इसका एक और छोटा भाई होता है जो होता है परीक्षण भार के बाद में होता है सीड इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको? उसको सीड इंडेक्स बोला जाता है, या सीड इंडेक्स के साथ साथ उसको बोला जाता है बीज सूचकांक। क्या बोला जाता है? बीज सूचकांक बोला जाता है इसको। आ गई बात समझ में? तो जो बीज सूचकांक होता है वो 100 दानों का भार होता है। क्या होता है? 100 दानों का भार होता है। तो टेस्ट वेट ध्यान रखना 1000 दानों का, और जो सीड इंडेक्स होता है वो 100 दानों का होता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की प्रथम संकर किस्म है। क्वेश्चन पूछा गया है कपास की प्रथम संकर किस्म है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में H4, दूसरा है PRS10, तीसरा है DT 146 और चौथा है आपके पास में, चौथा ऑप्शन है आपके पास में CSH फर्स्ट। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? H4, PRS10, DT 146 या CSH फर्स्ट। कपास की प्रथम संकर किस्म बतानी है आपको। कपास की प्रथम संकर किस्म बतानी है आपको। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ऑप्शन नंबर A, B, C या D क्या होगा इसका आंसर? कपास की प्रथम संकर किस्म, कपास की प्रथम संकर किस्म राइट आंसर देना है। देखिए कपास की प्रथम संकर किस्म का जिसने जवाब दिया है H4 बिल्कुल सही जवाब है। H4 कपास की प्रथम संकर किस्म H4 है। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लो। PRS10 क्या है? PRS10 मैंने पहले ही बताया था आपको। PRS10 किसकी किस्म है? धान की ऐसी किस्म है जिसके अंदर 11% क्या है? प्रोटीन है। 11% क्या है? प्रोटीन है। आ गई बात समझ में? फिर DT 146 ध्यान से समझिए। DT 146 किसकी किस्म है? यह है ट्रिटिकेल की। किसकी है? ट्रिटिकेल की है। अगर आपको नहीं पता थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल की है। आ गई बात समझ में? तो आपसे पूछ ले कि ट्रिटिकेल की किस्म कौन सी है, तो ट्रिटिकेल की DT 146। अब जिसको ये नहीं पता है कि ट्रिटिकेल क्या है, तो ट्रिटिकेल क्या है? पहली मानव निर्मित फसल है। क्या है? पहली मानव निर्मित फसल है। मानव निर्मित फसल है पहली, ध्यान रखना। और ये किसके संकरण से तैयार की गई थी? ये गेहूं और राई, गेहूं और राई इन दोनों के संकरण से इसको तैयार किया गया था। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट है। DT 146 बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और CSH फर्स्ट जो है वो आपको पता ही है किसकी है? जवार की है। क्लियर है? समझ में आ गया पूरा? अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मन बहुत उदास होता है जब मैं देखता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी इतने कम स्टूडेंट लाइव हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये क्लास बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आज आपकी 6ठी 7वीं क्लास, 7वीं क्लास है आज, लेकिन फिर भी आप मतलब 6ठी 7वीं क्लास होने के बावजूद भी आपकी संख्या नहीं बढ़ रही। तो आप थोड़ा शेयर करें इसको प्लीज़। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि मैं अगर आपको ऑनलाइन देखता हूँ, संख्या ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे अंदर से हिम्मत आती है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आप लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक किए चले जाते हो, बिना कमेंट किए चले जाते हो, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा आप अपना सहयोग दिखाइए, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, सोयाबीन का विषैला पदार्थ, सोयाबीन के अंदर पाए जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है गोइट्रोजन, ऑप्शन नंबर दूसरा है जेट्रोफिन, तीसरा है सोलेनिन और चौथा है सेपोनिन। क्या होगा इसका आंसर। सोयाबीन का विषैला पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन का विषैला पदार्थ बताना है आपको, अभी तक बुक्स में भी नहीं पढ़ा होगा आपने ये। सोयाबीन का विषैला पदार्थ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, गोइट्रोजन, जेट्रोफिन, सोलेनिन या सेपोनिन। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जवाब देना है आपको। जवाब देना है सोयाबीन का विषैला पदार्थ, सोयाबीन का विषैला पदार्थ। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है गोइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। गोइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, वो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और सोयाबीन का एक विषैला पदार्थ होता है। अगली बात समझ में। अब देखिए जेट्रोफिन, जेट्रोफिन किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है रतनजोत में। किस में पाया जाता है, ये रतनजोत के अंदर पाया जाता है। और ये एक कैंसर रोधी तत्व होता है। क्या होता है, कैंसर रोधी तत्व, यानी कैंसर से संबंधित कैंसर रोग को ठीक करने से संबंधित दवाइयाँ इससे बनाई जाती है। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं सोलेनिन की। तो सोलेनिन जो होता है वो आलू के अंदर बनता है। वो किस में बनता है, आलू के अंदर बनता है। अगर पूछ ले आलू के अंदर हरापन, आलू के अंदर हरापन किससे उत्पन्न होता है, तो सोलेनिन से होता है। और आलू के अंदर हरापन सोलेनिन से उत्पन्न कैसे होता है, जब आलू के ऊपर सीधे सूरज की प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो सोलेनिन का निर्माण होता है और इस सोलेनिन के कारण आलू क्या हो जाता है, सफ़ेद की जगह हरा हो जाता है। अगली बात समझ में क्लियर है। एक होता है सेपोनिन। जो सेपोनिन होता है वो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है रिचका में। किस में पाया जाता है, रिचका के अंदर पाया जाता है। क्लियर है, अगली बात समझ में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही रिसर्च के बाद में आपके लिए लाता हूँ और बिल्कुल करेक्ट आंसर देता हूँ आपको। एक भी आंसर आपको गलत नहीं देता हूँ मैं, बिल्कुल। आप अपना बस थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, विश्व का क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का पहला उर्वरक है। विश्व का पहला उर्वरक बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है एसएसपी, दूसरा है डीएपी, तीसरा है यूरिया और चौथा है रॉक फास्फेट। विश्व का पहला उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया या रॉक फास्फेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व का पहला उर्वरक, विश्व का पहला उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, एसएसपी, डीएपी, यूरिया या रॉक फास्फेट। क्या होगा इसका आंसर। देखिए जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है एसएसपी, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने जवाब दिया यूरिया उनका गलत है। जिसने जवाब दिया एसएसपी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगली बात समझ में। विश्व का पहला उर्वरक कौन सा है, विश्व का पहला उर्वरक है एसएसपी। एसएसपी के अंदर क्या पाया जाता है, 16% फास्फोरस पाया जाता है। अगली बात समझ में। फिर डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है 18% नाइट्रोजन और 46% इसके अंदर फास्फोरस पाई जाती है। फिर यूरिया के अंदर क्या पाई जाती है, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर रॉक फास्फेट जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर भी 26% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करना। कमेंट में फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पिन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छा सा कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर इस वीडियो पे मुझे अगर 70 लाइक मिल जाते हैं, 70 लाइक मिल जाते हैं तो मैं अगली क्लास डाल दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे, अगर कल 70 लाइक हो जाते हैं तो मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाकी की क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।